ले जी, ये पार्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी और इसमें चैप्टर 8 आ गया है आपका, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन टैरिफ। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, जो हम अभी तक जितनी भी थ्योरीज की हैं उसमें assumption एक हम फर्ज करते आए हैं कि फ्लो ऑफ ट्रेड विल बी फ्री, देयर इज नो एनी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ट्रेड आपकी फ्री होगी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। अभी तक 7 चैप्टर्स हमारे गुजर चुके हैं। इन 7 चैप्टर्स में हमने ट्रेड को जो भी डिस्कस किया है वो टैरिफ के बगैर किया है। पहले तो हम शुरू वाले चैप्टर्स में ये अज्यूम करते आए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होती और ट्रेड भी फ्री होती है। तो दो नेशंस थी, नेशन वन और नेशन टू। नेशन वन पे एक्स कमोडिटी वो 1 रुपए की पड़ती थी, नेशन टू में 3 रुपए की पड़ती थी, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस 2 रुपए सेट हो जाती थी। तो ये था, अगर तो ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, फ्री ट्रेड है। इसका इक्विलिब्रियम आता था 1 रुपए में, इसका आता था 3 रुपए में, और इसका आ गया था 2 रुपए में। याद है किसी को? जी सर, जी सर। याद चैप्टर है। नंबर 4 ऑफर कर वाला, उसमें ये काम किया। उसके बाद फिर हमने चैप्टर नंबर 6 में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो इंक्लूड करके चेक किया कि भाई अब बताएं इसका क्या सिनेरियो है। उसमें फिर हमने ये सीखा कि नेशन वन में प्राइस आ रही है 5 रुपए, नेशन टू में प्राइस आ रही है 11 रुपए, और 2 रुपए हमने फर्ज किया था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जिसके बाद 7 रुपए का ये ऑफर करेगा, इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी, तो वो साथ में दो ऐड करके 9 रुपए की इसको प्रोडक्ट पड़ जाएगी। बहरहाल इसकी डोमेस्टिक प्राइस से नीचे ही थी ये प्रोडक्ट। इस वजह से हमने फिर ये फैसला किया कि एक्स कमोडिटी ट्रेडेबल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन करने के बावजूद नेशन टू की जो डोमेस्टिक प्राइस है वो हाई थी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करके हमने इसका इम्पैक्ट देख लिया। लेकिन टैरिफ हमने अभी तक किसी जगह पे इंक्लूड नहीं किए। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि टैरिफ की टाइप कौन कौन सी हैं, और टैरिफ जब ऐड होता है तो किस तरीके से फिर नया इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है, वेलफेयर ऑफ द प्रोडक्ट या वेलफेयर ऑफ द नेशन, वो टैरिफ लगने से इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इक्विलिब्रियम के क्या इम्पैक्ट आते हैं, किस तरह से ट्रेडेबल कमोडिटी नॉन ट्रेडेबल में कन्वर्ट हो सकती है, ये सारे सिनेरियो इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले टैरिफ, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में कोई भी आपको ड्यूटी जो लगती है या टैक्स लगता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आपने जब प्रोडक्ट मंगवानी है या भिजवानी है, तो बीच में सरकार आपको पड़ती है। वो कहते हैं कि लो भी साढ़ा हिस्सा दियो सानू, बाउंड्री नहीं तो वरना हमने आपको क्रॉस करने नहीं देनी। तो वो जो ड्यूटी आपसे लेगी उसे बोलेंगे टैरिफ। अब तीन इसकी टाइप्स हैं, एक एड वोलरम टैरिफ, एक स्पेसिफिक टैरिफ, एक कंपाउंड टैरिफ। इसको इंपोर्ट में भी ये तीनों ही है, एक्सपोर्ट में भी ये तीनों ही है। सबसे पहले एड वोलरम टैरिफ, ये परसेंटेज के हिसाब से चार्ज किया जाता है। जितनी प्रोडक्ट की प्राइस होगी उस पे कोई ना कोई परसेंटेज डिसाइड हो जाती है कि 2% आपने इस प्रोडक्ट का हमें देते जाना है। तो परसेंटेज के, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती हैं, तो प्राइसेस जितनी ज्यादा होगी ये टैरिफ उतना ज्यादा बन जाएगा, प्राइसेस जितनी कम होगी तो ये टैरिफ उतना कम बनेगा। तो परसेंटेज के हिसाब से जो टैरिफ चार्ज किया जाए उसे एड वोलरम टैरिफ बोलते हैं। दूसरे नंबर पे स्पेसिफिक टैरिफ, इसका परसेंटेज के साथ ताल्लुक कोई नहीं होता, ये एक फिक्स अमाउंट में टैरिफ लिया जाता है। पर यूनिट आपने $5 टैक्स देना है, तो ये स्पेसिफिक टैरिफ है। वो कोई स्पेसिफिक अमाउंट हो सकती है, $10, $5, जितने भी हैं। कंपाउंड टैरिफ, बेसिकली कंपाउंड टैरिफ इज द मिक्सचर ऑफ एड वोलरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ। ये इसमें परसेंटेज के हिसाब से भी टैक्स लिया जाता है और स्पेसिफिक के हिसाब से भी एक ही प्रोडक्ट पे टैक्स लिया जाता है। एक प्रोडक्ट पे दो तरह के टैक्स है, वो फिर कंपाउंड टैरिफ है। सभी को बातें समझ लग गई? ठीक है। अब ये अहमद साहब ने कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना फर्ज करे, इन्होंने शॉप बनाई है और इन्होंने बाहर से शैम्पू मंगवाने हैं। तो इसने ऑर्डर दिया जी 100 बोतलें मुझे शैम्पू की भिजवा दें। तो दरमियान से गवर्नमेंट कहती ना काका साडा हिस्सा दो, आपने एक बोतल के ऊपर 2% टैक्स देते जाना है। तो अहमद साहब कहेंगे कोई गल नहीं भी, मेरे पास डिमांड आई हुई है, मैं 2% टैरिफ देने के लिए एग्री हूँ। तो ये एड वोलरम टैरिफ दे रहे हैं शैम्पू की एक बोतल के ऊपर। अब साथ इन्होंने एक नई प्रोडक्ट रख लिया, लैपटॉप, 20 लैपटॉप का भी इन्होंने ऑर्डर दे दिया बाहर से। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि आपने इसके ऊपर मुझे पर पीस, लैपटॉप के एक पीस के ऊपर आपने मुझे $10 वो टैरिफ देते जाना है, परसेंटेज के हिसाब से नहीं है। तो वो स्पेसिफिक अमाउंट, इसका मतलब है लैपटॉप के ऊपर स्पेसिफिक टैरिफ गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। समझे बात? अगर यही आईफोन मंगवाते हैं अगर, तो आप गवर्नमेंट कहती है कि आपने एक आईफोन के मोबाइल के पीछे मुझे 10% टैरिफ भी देना है, और $10 फिक्स अमाउंट के हिसाब से भी आपने टैरिफ देना है। तो आईफोन के ऊपर फिर गवर्नमेंट कंपाउंड टैरिफ ले रही है। सभी को बात समझ लगती है? जी सर। जी। जो चीजें जरा वॉल्यूम में होती हैं, साइज में, और जिनके ऊपर प्राइसेस में वेरिएशन इतनी ज्यादा नहीं होती, तो उन पे फिर वो एड वोल्ट्रम टैरिफ वो ज्यादा लगाया जाता है। और जिन पे प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ज्यादा आती हैं तो उस पे फिर वो स्पेसिफिक टैरिफ वो लगता है।
अच्छा जी, आगे हमने देखना है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ टैरिफ। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ टैरिफ, डायरेक्ट आपको मैं डायग्राम के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये आ गई। और ये इक्विलिब्रियम है, ये बन गई जी डिमांड, ये सप्लाई, और इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया 3 पे। तो अब ये डायग्राम देख के मुझे बताया फटाफट, ये नेशन 1 की है या नेशन 2 की है? नेशन टू की। जी एम वन क्या कहती हो? सर नेशन टू है। नेशन 2 है। नेशन 1 में आपको याद होगा एक्स की प्राइस 1 रुपया पा रही थी, नेशन 2 में 3 रुपए। तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम 3 रुपए पे आ रहा है, इसका मतलब है ये नेशन 2 की बात कर रहे हैं। नेशन 2, एक्स कमोडिटी की डिमांड वो ये है, और एक्स कमोडिटी की सप्लाई ये है। तो ये डिमांड इन्होंने कर्व हल्की सी फ्लैटर बनाई हुई है, और सप्लाई कर्व हल्की सी स्टीपर बनाई हुई है। जी ये आप इन दोनों की इलास्टिसिटी सेम टू सेम भी बना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा बच्चों वाला काम हो जाता है। इसको जरा आप थोड़ा सा फर्क से बताएं ताकि आप वैल्यूज के साथ इसको इंटरप्रेट भी कर सकें। अब नेशन 2 में एक्स की प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस 3 रुपए है, जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। और नेशन 2 आपको पता है कि एक्स को इंपोर्ट करता है। तो जब ये इंपोर्ट करेगा नेशन 1 उसको, अगर तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई नहीं है, 1 रुपए की प्रोडक्ट वो देगा। तो अगर ये प्राइस 1 रुपया रखते हैं, तो नेशन 2 में सप्लाई कितनी हो रही है? सर 10। और एक्स की डिमांड कितनी है? 70। अगर 1 रुपया प्राइस रखी जाए नेशन 2 में, तो 10 यूनिट ये मुल्क पैदा करता है, और डिमांड 70 की है, बीच में गैप आ गया 60 का। तो 60-60 की ट्रेड होती है ना शुरू में, जी सर। अपनी चाहिए बात। इंपोर्ट इसने 60 कर लिया, इसके बदले में एक्सपोर्ट भी ये 60 ही करता होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने फर्ज किया, या तो स्पेसिफिक टैरिफ आप इसको लगा लें $1 पर यूनिट के ऊपर, या इसको यूं समझ लें कि 100% एड वोलरम टैरिफ लग गया, जिसके बाद प्राइस 1 रुपए से इंक्रीज होके कितनी हो गई? सर जी 2 रुपए। जब प्राइस 2 रुपए हुई है, देखें ये सप्लाई प्लस टैरिफ, ये लिखा हुआ है मैंने। जब 2 रुपए प्राइस हुई, तो उसके बाद जब भी प्राइस में इजाफा होता है, तो प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है। प्रोडक्शन 10 से इंक्रीज होके कहाँ पे आ गई? सर जी 20 पे। और कंजम्पशन में कमी होती है, कंजम्पशन 70 से कम होके कहाँ पे आ गई? 50 पे। 50 पे। तो ये देखें, इसमें 10 का इजाफा हुआ है, इसमें 20 की कमी हुई है। तो ये इस वजह से है क्योंकि दोनों की स्लोप्स डिफरेंट है, इसकी ये स्लोप फ्लैटर है जरा, इसकी ये स्लोप शार्प है। सब लग रही है बात? जी सर जी। हाँ, ये चक्कर है। तो ये अब सप्लाई और डिमांड के दरमियान गैप कितना है? 30 का। तो टैरिफ लगने से एक बात क्लियर हुई कि ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द नेशन वो कम हो गई, ट्रेड वॉल्यूम श्रिंक हो गया, रिड्यूस हो गया। पहले ट्रेड 60-60 की हो रही थी, टैरिफ लगने से ट्रेड अब 30-30 की हो रही है। तो एक तो ये बात हमें समझ आती है, टैरिफ ने ट्रेड को कम कर दिया, वेलफेयर भी जिसकी वजह से नीचे आ गई है। अब ये यहाँ तक आपने काम करके आना है, नीचे ये एक्सप्लेनेशन लाजमी पढ़नी है, ये कल मैंने आप लोगों से सुननी है। अब आगे इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको ध्यान से देख लें। अफेक्ट ऑफ टैरिफ एंड कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? ये डिफरेंट चीजें हैं। कंजम्पशन इफेक्ट, प्रोड्यूसर इफेक्ट, वो डिफरेंट चीजें हैं। कंज्यूमर सरप्लस ये डिमांड के ऊपर कंज्यूमर सरप्लस होता है, और सप्लाई कर्व के ऊपर प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। ये डिमांड कर्व है जी। इस डिमांड कर्व में जो प्राइस सेट हो गई, फर्ज करें 1 रुपया प्राइस है, तो 1 रुपया ये आ गया। तो ये ऊपर वाला पोर्शन डिमांड का, ये कंज्यूमर सरप्लस है। तो जिस वक्त प्राइस में इजाफा हुआ, तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है। कंज्यूमर सरप्लस अब सिर्फ ये रह गया, यहां से लेके यहां तक, ये वाला पोर्शन। समझे बात? जी सर जी सर। कंज्यूमर सरप्लस में कितनी कमी आई? ये पोर्शन, ये कमी आई इतनी। इसी तरह मैं वैसे डिटेल में आगे जाके बताता हूँ आपको, अभी आइडिया दे रहा हूँ। प्रोड्यूसर सरप्लस वो सप्लाई को बोलते हैं। अब ये सप्लाई की कर्व है, इसमें जो प्राइस पहले थी ये, अब इस कर्व के ऊपर वाला पोर्शन ये प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। जिस वक्त प्राइस इंक्रीज हुई, यहां पे चली गई प्राइस, तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी इंक्रीज हो गया। तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस में नेट जी इजाफा सर कितना जी। हुआ? इतने पोर्शन का इजाफा हुआ। ये ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, ये दो पोर्शन ये वाले, ये डेड वेट लॉस है, क्योंकि इकोनॉमी ने इनको सफर किया है। ये चीजें मिनिमाइज हुई हैं आपकी नेशन से।
तो इसलिए ये जो दो छोटी ट्रायंगल हैं इसे बोलते हैं डेड वेट लॉस। ओके, जी सर जी। और ये दरमियान वाला जी ये रेवेन्यू इफेक्ट होता है। अब आगे देखते हैं, ये देखें जी, ये कंज्यूमर सरप्लस है। पहले कंज्यूमर सरप्लस के लिए उन्होंने सिर्फ डिमांड कर्व बना दी। अब ये ध्यान से मेरे साथ साथ रहना आपने। डिमांड में आपको पता है कि जिस वक्त $1 पर यूनिट की प्राइस थी तो डिमांड यहाँ पे है, ये ऊपर वाला समझी। सारा पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस है। तो ये सारा पोर्शन कितना है, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपको जूनियर क्लासेस में किया होगा आपने। एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यहाँ पे ये लेंथ कितनी है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक 70। जी तो ये आ गया 1/2 70 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4.5 है। तो 1 से 4.5 तक ये लेंथ कितनी हुई बोला? 3.5 सर। वेरी गुड, शाबाश, 3.5 हुई। इनको सॉल्व करें जरा जल्दी से, मुझे बताएं 122.5 आता है। जी सर। इसका मतलब है कि जिस वक्त ₹1 प्राइस थी तो 122.5 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस था। प्राइस टैरिफ लगने से इंक्रीज हो गई, अब प्राइस होगी ₹2। तो ₹2 से डिमांड आ गई है 50 पे, और ये ऊपर वाला पोर्शन ये कंज्यूमर सरप्लस है। तो ये पोर्शन कितना है? 2.5। 1/2 इंटू 50 मल्टीप्लाई बाय 2.5। शाबाश, इसको सोल्व करें जरा, बताएं क्या आंसर आता है? 62.5 आता है। जी सर। जी सर जी। अच्छा, यस पहले सर जी। टैरिफ लगने से पहले कंज्यूमर सरप्लस 122.5 था, टैरिफ लगने के बाद कम होके 62.5 हो गया। तो ये तो फिर कंफर्म बात है कि कंज्यूमर सरप्लस वो माइनस में जा रहा है। बहरहाल हेडिंग इसकी हमने कंज्यूमर सरप्लस की ही देनी है, वो अलग बात है, सोल्व करके हम चेक करेंगे तो हम बताएंगे कि कंज्यूमर सरप्लस आपका लॉस में जा रहा है। ये बेसिकली कंज्यूमर लॉस है। तो नेट लॉस कितना हुआ? 122 में से 62.5 माइनस कर देंगे तो ये चेक करें जरा, 60 आ गया। जी जी सर सर। जी। जी सर जी 60 ही आया। तो ये 60 बेसिकली ये शेडिड एरिया ये कंज्यूमर लॉस को शो कर रहा है। तो कंज्यूमर लॉस $60 का हुआ है। मेरा ख्याल सभी को बात समझ लग गई है, इंक्लूडिंग उम्या बीबा। जी सर जी। अन्ना अस्कर को भी लग गई है समझ? जी सर। अच्छा, अब ये शेडेड रीजन निकालने का एक और भी तरीका है। ये देखें, ये दो ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो कंज्यूमर सरप्लस की कहानी होगी। अब प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस में मैंने आपको ये बताया कि जिस वक्त प्राइस ₹1 थी तो ये पोर्शन ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, और जिस वक्त प्राइस इंक्रीज होके ₹2 हो गई तो ये पोर्शन ये प्रोड्यूसर सरप्लस का है। तो नेट गेन कितना हुआ प्रोड्यूसर सरप्लस में? तो वो शेडेड रीजन ना हुआ, ये जो शेड किया हुआ इन्होंने। जी सर जी। तो ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालना है ये भी मैं आपको इधर से दूसरा तरीका जो भी मैंने इसमें बताया था वो मैं बता देता हूँ। ये एक ट्राइंगल है और ये एक ये ट्राइंगल है, स्क्वायर। ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है। तो इसका आपने एरिया फाइंड करना है। तो ये तो हो गया ना लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, प्लस ये छोटी ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसमें वैल्यूज पुट करें, ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो लेंथ कितनी है जी, 1 से लेके 10 तक। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा ना, ये हाइट तो इसकी 1 की है, समझे बात? जी सर। प्लस 1/2 यहाँ से 10 से लेके 20 तक ये लेंथ कितनी है, 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इसकी 1। तो ये 10 प्लस 5 15 हो गया। जी सर। तो ये शेडेड जी रीजन सर जी 15 ही आया। प्रोड्यूसर सरप्लस वो 15 का है। तो ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है प्रोड्यूसर सरप्लस 15 और कंज्यूमर सरप्लस ये 60 का है।
यहाँ तक क्लियर है सारी बात? जी सर। जी। ठीक है। अब आगे आपने इसका डेड वेट लॉस ये बताना है। ये डिटेल में यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। ये नीचे कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ टैरिफ, इसमें आपने फिर ये बताना है डेड वेट लॉस वो कितना है, और इसके अलावा गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है या टैरिफ रेवेन्यू वो कितना है। तो जी मैंने आपको जैसा कि पहले अर्ज की थी कि ये दो पोर्शन, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ये डेड वेट लॉस है। तो ये इधर इन्होंने बताया हुआ है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 5 है, ये 10 है, इन दोनों को ऐड किया तो 15 आ गया डेड वेट लॉस। ये फिर 5 + 10 15 का हो गया। डेड वेट लॉस को प्रोटेक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, याद रहेगी बात? जी सर। प्रोडक्ट। जी सर जी। उसके बाद टैरिफ रेवेन्यू, टैरिफ से मिलने वाला रेवेन्यू वो कितना है, ये देखें यहाँ पे 15 इन्होंने बड़ी अजीब बात लिखी हुई है। टैरिफ से मिलने वाला रेवेन्यू हालांकि 30 नहीं था भाई, गवर्नमेंट को रेवेन्यू $30 का मिला था ना, 30 की इंपोर्ट हुई है। जी सर। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुन लें, उस $30 में से आधे इन्होंने प्रोड्यूसर्स को दे दिए थे, क्योंकि जो प्रोडक्शन में इजाफा हुआ था, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन में इजाफा किया था उस मद में, इसने इकोनॉमी की वेलफेयर पे लगा दिए $15, तो बकाया इनके पास ये 15 है। तो कलेक्ट इनको 30 ही हुए हैं। तो ये आपका काम कंप्लीट है। डेड वेट लॉस, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, टैरिफ रेवेन्यू, कंजम्पशन इफेक्ट, प्रोडक्शन इफेक्ट और गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये सारी चीजें आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में करके मुझे, ये आपकी समझ लें असाइनमेंट है। मुझे कल इकोनोमेट्रिक्स की क्लास होगी आपकी, उस क्लास से पहले पहले ये सारी चीजें मुझे डिटेल में लिख के सेंड करनी है आपने, एक एक बच्चे ने। ओके जी? जी सर जी। जी सर। अच्छा, और जाते जाते ये पिछले टॉपिक में ना, पिछले चैप्टर में एक टॉपिक हमारा मिस हो गया था, इसको भी नजर जरा मार लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, आसान काम है। ये भी करना है आपने, पूछ लेता होता वो, ग्रोथ एंड ट्रेड इन बोथ नेशन, ये वाला 7.6a, अफेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड ट्रेड इन बोथ नेशन। हमने तो एक नेशन का वो अफेक्ट शो करवाया था ना, नेशन 1 का, जी। जी सर। उसका हमने साथ ऑफर कर्व भी बनाया था। लेकिन जब दोनों नेशन में हमने ग्रोथ शो करवानी हो, वो फिर पीपीसी वाली डायग्राम नहीं बनानी, हमने सिर्फ ऑफर कर्व की मदद से, ये बेसिकली जनरल इक्विलिब्रियम दिखाना चाह रहे हैं आप, तो वो ऑफर कर्व की मदद से आपने दिखाना है। तो ये आपने बना लेनी है जी। नेशन 1 की ऑफर कर्व ये होती है, ये समझ लें जरा बात ध्यान से। ऑफर कर्व ये नेशन 1 की, जिस वक्त टैरिफ लगा तो ऑफर कर्व ये आ गई। इसी के पैरेलल चले नेशन 2 की ऑफर कर्व ये है, और जिस वक्त टैरिफ लगा तो उसकी ऑफर कर्व हो गई ये। तो ये वाला पॉइंट इनको मिला दें, एक ये लाइन जाएगी जिसमें टर्म ऑफ ट्रेड लाइन 1 है, इसके अलावा टर्म ऑफ ट्रेड आपकी चेंज हो जाएगी। बहरहाल ये इतना सा काम है, आसान है। देखिएगा, समझ ना लगी तो मुझे बता दिएगा, अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे।